वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अपने चैनल पे सीडीपी की सीरीज शुरू करी थी फॉर एचटेट एंड सीटेट, या फिर आप किसी भी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सब के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नई थ्योरी पर, जो हमारी रहेगी संरचनात्मक या फिर निर्मितवाद का सिद्धांत। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि जो निर्मितवाद का सिद्धांत था, या फिर हम इसको संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी बोलते हैं, तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? पहला क्वेश्चन हमारा यही बनता है। तो ये जो सिद्धांत था वो किसने दिया था? जेरोम ब्रूनर ने। अमेरिका का मनोवैज्ञानिक था, ये हमें ध्यान रखना है। और किसने, जो नाम क्या रहेगा? जेरोम ब्रूनर, जो कि एक अमेरिका का मनोवैज्ञानिक था। तो जेरोम ब्रूनर ने यहाँ पे क्या कहा कि जेरोम ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास पर एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया था, जो कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के विकल्प के रूप में मनाया जाता है। यानी जो जेरोम ब्रूनर था उसने सिद्धांत दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, या इसी सिद्धांत को हम निर्मितवाद का, संरचनात्मकता का सिद्धांत भी बोलते हैं। तो इस सिद्धांत को क्या बोला जाता है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। इसीलिए जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था वो जीन पियाजे का फेमस है। तो इसको क्या बोला जाता है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत तो है, लेकिन जीन पियाजे का जो सिद्धांत है उसके विकल्प के रूप में, उसके अल्टरनेट के रूप में इसको यहाँ पे देखा जाता है। एक यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि जो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का जो विकल्प है वो कौन सा है, कौन सा सिद्धांत है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो हमें ध्यान रखना है, ये हमारा जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत रहेगा यहाँ पर। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है इसके अन्य नाम से, जो इसके अन्य नाम है यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्योंकि जो ऊपर वाला नाम जो हमने देखा था निर्मितवाद या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, वो तो हम याद कर लेते हैं, लेकिन इसको कई बार इसका नाम बदल करके पूछ लिया जाता है, एग्जामिनर इसका नाम बदल देता है, तो वहाँ से फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके जो अन्य नाम है कौन कौन से, इसको दूसरे नाम से पुकारा जाता है, तो वो भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जैसे अन्वेषण का सिद्धांत, खोज का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? जेरोम ब्रूनर ने दिया था। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी किसने दिया था? जेरोम ब्रूनर ने दिया था। अगर वहाँ पे जीन पियाजे नहीं है तो हम क्या करेंगे? ब्रूनर वहाँ पे ऑप्शन में टिक करेंगे। निर्मितवाद का सिद्धांत दिया था जेरोम ब्रूनर ने। अब जो जीन पियाजे था उसने अपने जो सिद्धांत था उसको 4 अवस्थाओं में बांटा था, लेकिन ब्रूनर ने यहाँ पे अपने सिद्धांत को 3 अवस्थाओं में बांटा था। अब जो एचटेट में क्वेश्चन पूछा गया था वो यहाँ से पूछा गया था इसकी तीनों अवस्थाओं से। 3 अवस्थाएं ऑप्शन में थी और ये पूछ रखा था कि कौन सी नहीं दी थी इसने। तो क्योंकि इसने 3 ही दी थी तो 4 तो बनेगी नहीं, तो हमें इसकी तीनों अवस्थाएं याद रखनी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। एक इसमें क्वेश्चन बनता है कि सिद्धांत किसने दिया था, वहां से क्वेश्चन बनेगा। एक यहाँ पे जो जीन पियाजे के विकल्प के रूप में कौन सा सिद्धांत को माना जाता है, तो वो पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा। एक इसकी तीनों स्टेज, जो तीनों अवस्थाएं, यहाँ से क्वेश्चन तो पूछा हुआ ही है पहले, आगे भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि जो सीडीपी होती है उसमें क्वेश्चन जो रिपीट होते रहते हैं हर साल। पिछले साल के क्वेश्चन दो तीन तो रिपीट हो ही जाते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन दोबारा आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जहाँ से पहले क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसकी तीनों अवस्थाएं हमें ध्यान रखनी है, नाम और उनमें कौन कौन सी एज का बच्चा उसमें आता है, तो ये तो कम से कम हमें ध्यान रखनी ही है। तो इसकी अवस्थाओं पे हम बात करेंगे। पहली है इनएक्टिव। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे इनएक्टिव IN वाला नहीं रहेगा, यहाँ इनएक्टिव EN वाला रहेगा, क्योंकि वहाँ ऑप्शन में चौथा हमें यही मिलेगा इनएक्टिव वाला, तो हम उसको टिक कर देते हैं। तो यहाँ पे EN वाला नहीं, IN वाला नहीं आएगा, EN वाला हमें ध्यान रखना है। तो पहली इसकी स्टेज थी इनएक्टिव एज या इनएक्टिव स्टेज या क्रियात्मक अवस्था हम इसको बोलते हैं। तो जन्म से 2 साल का बच्चा जो होता है वो इस अवस्था में आता है। जैसे पियाजे ने यहाँ पे संवेदी कामक अवस्था दी थी जिसमें ज्ञानेंद्रिय का यूज करके बच्चा सीखता है, तो सेम वही बातें यहाँ पे आएंगी। इसमें देखो क्या होता है, क्रियात्मक अवस्था हम इसको बोलते हैं, शारीरिक गामिक क्रियाएं यहाँ पे बच्चा करता है। यहाँ पे बच्चा क्या करता है? लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके यहाँ पे सीखेगा वो। और ज्ञानेंद्रियों का सबसे ज़्यादा यूज करता है, ज्ञानेंद्रियों का यूज करके बच्चा यहाँ पे सीखता है। भाषा का यहाँ पे कोई ज़्यादा महत्व नहीं होता क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है अभी।
और इसमें जैसे कौन कौन से काम करता है, वो चलना सीखता है, उठना बैठना सीखता है, हाथ पैर चलाना सीखता है, यहाँ पे रोना सीखता है, मतलब रोता है बच्चा, यहाँ पे चिल्लाता है बच्चा। ये सारे काम जो है इस अवस्था में बच्चा करता है। इस अवस्था में जन्म से 2 वर्ष का बच्चा यहाँ पे आएगा, जो कि कुछ करके, कोई कुछ उसको सीखना है तो वो करके सीखता है, पहले करेगा फिर काम करके वो यहाँ पे सीखता है, यानी क्रिया करके बच्चा यहाँ पे सीखता है। तो यहाँ पे हमें याद रखना कि जो बालक रहेगा हमारा, वो शारीरिक गामिक क्रियाएं करता है, ज्ञानेंद्रियों से यहाँ पे वो सीखता है। तो ये रहेगी हमारी पहली स्टेज, जिसका नाम रहेगा इनएक्टिव, जिसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, क्रियात्मक अवस्था। सेकंड हमारी यहाँ पे आ जाती है आइकोनिक स्टेज। आइकोनिक को हम छायात्मक अवस्था या प्रतिबिंबात्मक अवस्था भी बोलते हैं। इसमें 2 से 6 साल या फिर 7 साल के, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, 2 से 7 वर्ष का बच्चा इस अवस्था में आता है। तो इसमें बच्चा जो है वो क्या कैसे सीखता है, तो यहाँ पे इमेज के थ्रू वो सीखता है, यानी उसका जो मेन पॉइंट है जिससे बच्चा सीखेगा, जो मेन उसका यहाँ पे सीखने का कॉन्सेप्ट रहेगा, वो रहेगा हमारा इमेज। यानी वो चित्र देख करके बच्चा इसमें ज़्यादा सीखता है, और फिर उसके अकॉर्डिंग अपने आप में वो जो है उसकी बिहेवियर को डेवलप करता है। तो बुक में अगर जैसे पीछे वाली अवस्था, इनएक्टिव अवस्था में हम बच्चे को बुक देंगे तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, वो सिर्फ पेज पलटता रहेगा। लेकिन यहाँ पे वो पेज पलटने के साथ साथ उसमें जो इमेज आती है ना, तो उस इमेज को वो यहाँ पे समझ सकता है, उस इमेज को देख करके वो समझ सकता है, सीख सकता है यहाँ पे। तो इमेज को यहाँ पे समझने लग जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। और जो आइकॉनिक स्टेज में बच्चा चीज़ों को समझने लग जाता है, और उसको ये पता चल जाता है उसके जो घर वाले हैं उसमें उसके कौन कौन से हैं, उनको अलग अलग वो पहचान सकता है। जैसे ये उसका चाचा है, चाची है, ताई है, ताऊ है, मम्मा है या पापा है, उन सबको, दादा दादी को वो अलग अलग यहाँ पे समझने लग जाता है। और यहाँ पे क्या करता है कि जिस व्यक्ति से वो पहले मिला है तो उससे वो अगर दोबारा मिलेगा तो उसको पहचान लेता है इस अवस्था में। और यहाँ पे मेन पॉइंट रहेगा हमारा भाषा का। तो यहाँ पे भाषा का महत्व होता है, पीछे वाले में भाषा का कोई महत्व नहीं था, लेकिन यहाँ पे बच्चा 2 साल से आगे का 7 साल तक का बच्चा आता है, जिस अवस्था में भाषा का सबसे ज़्यादा विकास होता है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे बच्चा भाषा सीखता है। तो इसमें भाषा का इम्पोर्टेंस यहाँ पे रहेगा, भाषा का महत्व रहेगा इस अवस्था में। और यहाँ पे चमक, गति, ध्वनि, इन सब का महत्व रहता है। और जो बच्चा होता है इस अवस्था में, वो एक जिज्ञासु टाइप का बच्चा होता है, यानी यहाँ पे उसको सीखने की ललक होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करता है। तो वो अलग अलग क्वेश्चन पूछता है, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, इस तरह से। तो उसके अंदर सीखने की जिज्ञासा होती है, वो सब कुछ सीखना चाहता है इस अवस्था में। तो इस अवस्था में हमारा बच्चा आएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, आइकॉनिक स्टेज उसने बताया था। और 2 से 7 वर्ष का बच्चा इसमें यहाँ पे आएगा। तो इसका नाम और इसमें किस एज का बच्चा आता है, ये हमें इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। थर्ड स्टेज उसने दी थी सिंबॉलिक स्टेज। यहाँ पे थर्ड रहेगी हमारी सिंबॉलिक, जिसको संकेतात्मक या फिर हम चिन्ह वाली अवस्था भी बोल सकते हैं। यानी चिन्ह से यहाँ पे बच्चा सीखेगा, संकेत वाले बनाएगा यहाँ पे बच्चा, जो भी इसने सीखा उसके संकेत बनाएगा, चिन्ह यहाँ पे बनाता है। यानी इस अवस्था को हम सिंबल वाली अवस्था बोल सकते हैं, सिंबल से वो यहाँ पे सीखेगा। तो इस अवस्था में 7 से 15 वर्ष का बच्चा या फिर इससे ऊपर वाला बच्चा जो होता है, वो इस अवस्था में कंसिडर किया जाता है। और इस अवस्था को हम अमूर्त अवस्था या अमूर्त चिंतन की अवस्था बोलते हैं, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा जो होता है ना, वो अमूर्त चिंतन करने लग जाता है। अब बात आती है अमूर्त चिंतन क्या होता है। तो अमूर्त चिंतन क्या होता है, जैसे हमारे सामने कोई चीज़ होती नहीं है, लेकिन हम फिर भी उसके बारे में सोच लेते हैं, उसके बारे में हम विचार कर सकते हैं। तो इस चिंतन को हम क्या बोलते हैं, अमूर्त चिंतन। यानी जो चीज़ हमारे सामने कंक्रीट नहीं है, फिर भी हम उसके बारे में विचार कर रहे हैं, तो इस टाइप के चिंतन को हम क्या बोलते हैं, अमूर्त चिंतन। तो इस अवस्था में आते आते बच्चे में अमूर्त चिंतन डेवलप हो जाता है। यहाँ पे वो चीज़ों को एक्सप्लेन करने लग जाता है, चीज़ों को, कुछ पढ़ी हुई चीज़ें या जो भी उसने सीखा उसको याद भी रखता है, लंबे टाइम तक समझा भी सकता है। यहाँ पे वो बहुत सारे वर्ड्स जो यहाँ पे वो बोलने लग जाता है। और इस अवस्था में क्या होता है कि विचारों का विकास होता है, यानी विचारों को विकसित करने की अवस्था होती है। वो अलग अलग विचार यहाँ पे डेवलप करता है इस अवस्था में। और इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चे के सामने अगर कोई प्रॉब्लम आई है, कोई समस्या आई है, तो वो अपने आप वहाँ पे उसको सुलझा लेता है, सोल्व कर लेता है।
यानी अब बच्चा जो है वो बड़ा हो चुका है, तो उसके सामने अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो फिर वो अपने आप उसको सोल्व भी कर सकता है, वो सक्षम हो जाता है यहाँ तक के आते आते। तो ये थी हमारी थर्ड स्टेज जिसने ब्रुनर की, जिसका नाम रहेगा सिंबॉलिक स्टेज या छायात्मक अवस्था हम इसको बोलेंगे, जिसमें 7 से 15 वर्ष का बच्चा यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। एक यहाँ पे इसकी परिभाषा हम बोल सकते हैं या फिर कथन, ये कई बार इस टाइप की परिभाषा जो होती है ना वो भी पेपर में पूछी जाती है। एक तो आती है हर साल, यानी किसी की भी परिभाषा दे देते हैं और फिर वो पूछ लिया जाता है कि किस मनोवैज्ञानिक की है। तो ब्रुनर की भी यहाँ पे एक कथन है जो कि फेमस है, तो वो रहेगा कि बालक नग्न बंदर की तरह नहीं होता। यानी ब्रुनर ने क्या कहा कि जो बालक होता है, छोटा बच्चा होता है, वो नग्न बंदर की तरह नहीं होता, बल्कि बालक संस्कृति युक्त होता है। यानी उसमें कल्चर होते हैं, उसमें रीति रिवाज, वो जन्म से पैदा होता है तब से उसमें संस्कृति जो है वो डेवलप रहती है। वो एक महज एक नग्न बंदर की तरह नहीं होता, उसमें संस्कृति युक्त होता है। हमारा बालक जो जन्म से ही संस्कृति के साथ, कल्चर के साथ डेवलप होता है, जन्म लेता है। तो ये कथन था ब्रुनर का, इम्पोर्टेंट रहेगा, यहाँ से कई बार पूछ लिया जाता है। तो ब्रुनर ने क्या कहा था कि बालक नग्न बंदर की तरह नहीं बल्कि एक बालक संस्कृति युक्त होता है। तो ये भी हमारा इम्पोर्टेंट यहाँ से रहेगा। तो ये था हमारा ब्रुनर का सिद्धांत। आई होप आपको समझ आया होगा इसका, इस सिद्धांत किसने दिया था और इसकी जो अवस्थाएं हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे भी यहीं से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है, इसको ध्यान रखना है। इम्पोर्टेंट यहाँ से हमारे पॉइंट रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।